हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 के अंतर्गत ट्रायंगल में एक प्रमेय करने जा रहे हैं जिसे हम आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। प्रमेय 6.1 है आपके उसमें। यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल एबीसी है, और यदि किसी एक भुजा के समांतर, मतलब जैसे हम बीसी भुजा को ले लें, इस बीसी भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींचे, जैसे हमने डी खींची, डी जो है बीसी के अगर समांतर है, तो ये प्रमेय कहती है कि यदि हम किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचें तो जो अन्य दो भुजाओं को ये विभाजित करती है तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात जब डी समांतर बीसी है तो जो बची हुई भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि एडी और डीबी का अनुपात एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT। इस थ्योरम का जो दूसरा नाम है, इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय, ये थेल्स एक दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, या एक ये कहें कि फिजिसिस्ट थे। थेल्स, इन्हें थेल्स ऑफ मिलेटस के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 625 बीसी ग्रीक में हुआ था और मृत्यु 540 बीसी में हुई थी। ये गणितज्ञ, दार्शनिक, खगोल वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, लेखक यानी कि इंजीनियर ये थे। आइए इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं, किस प्रकार प्रूफ करेंगे हम। इसके लिए हम कुछ जो इस थ्योरम में हमें जरूरत होती है उसके लिए कुछ नोट्स हैं। इन बातों को आपको इस थ्योरम में यूज करना पड़ेगा। तो आप पिछली एक्सरसाइज में ये सब पढ़ चुके हैं। यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और उन समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज हमने बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी, और यदि ए बी इसका आधार है, इसी आधार पर एक अन्य त्रिभुज और बनाया जाए जिसका नाम हम कह देते हैं ए बी डी। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी एक ही आधार पर बने हैं। इनका जो आधार है वो आधार ए बी है दोनों के लिए। तो आधार सेम है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। अर्थात रेखा जो L1 है, ये L2 है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? L1 समांतर है L2 के। ये थ्योरम हमने 9th में पढ़ी थी कि अगर समान आधार, एक ही आधार पर और दो रेखाओं जो कि समांतर हैं, अर्थात समांतर रेखाओं के बीच यदि दो त्रिभुज बनते हैं तो उनके जो एरिया होते हैं यानी कि क्षेत्रफल होते हैं वो समान होते हैं। ये दोनों, इनके क्षेत्रफल जो होंगे बराबर होंगे। ए बी डी का क्षेत्रफल या ए डी बी का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और दूसरी एक बात और है, हमें एक इसमें फॉर्मूला, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं आधार गुणा ऊंचाई को, तो इस त्रिभुजों में ऊंचाई कौन सी होगी? जो लंबवत होगी। आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं जो ये पीले लाइन है, ये यहां पर मैंने लंबवत खींची है, तो इसलिए ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। यदि हम एबीसी त्रिभुज में देखें, अर्थात लाल वाले त्रिभुज में देखें, तो इसकी जो ऊंचाई है वो सी, और ये जो इस कलर से बनाया है ब्राउन कलर से, वो इसकी ऊंचाई है। आप इससे ये देख सकते हैं कि जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है और त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है। अगर इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल लिखें तो हम यहाँ पर आधार लिखेंगे ए बी और ऊंचाई ये वाली यूज करेंगे। जबकि अगर इसका लिखना था तो आधार ए बी यूज करते और जो ऊंचाई हमने यहाँ पर बनाई थी, आप देख सकते हैं, ये इसे यूज करेंगे और रेड के लिए ये वाली ऊंचाई यूज करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल
लिख सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, हमने यहाँ पर दो बातें सीखी जो हमें पता थी पहले से। त्रिभुज का जो आधार होता है वो एक बटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई होता है, और एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच अगर त्रिभुज बनते हैं तो वो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उस थ्योरम का प्रूफ। सबसे पहले किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए उसमें हम चार स्टेप लिखते हैं, जो गिवन होता है अर्थात जो दिया गया है आपको। फिर उसके बाद हम जो हमें सिद्ध करना है, फिर हम रचना लिखते हैं और फिर उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जैसा कि थ्योरम में बताया गया था कि किसी एक त्रिभुज के समांतर एक भुजा खींची जाए, भुजा के समांतर एक तीसरी एक रेखा खींची जाए जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। तो हमारे पास एक त्रिभुज गिवन है एबीसी, और हमने एक रेखा खींची है डी जो भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हम दिया हमें लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी रेखा ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी या ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। इसके लिए हमें रचना करनी होगी, तो हम इसके लिए रचना कर लेते हैं। रचना हमें क्या करनी है, हम डी से ए सी पर एक लंब खींच देते हैं। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, और इसी प्रकार एक लंब ई से ए बी पर खींच देते हैं। अर्थात अगर मेरे से पूछें कि त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा तो वो होगा, अगर आधार में ए डी को लेता हूं तो ऊंचाई ई एफ ली जाएगी, और अगर आधार में ए ई लेता हूं तो ऊंचाई डी जी ली जाएगी। ये दोनों ऊंचाइयां लंबवत है, ये दोनों हम मिला लेते हैं। और इसी के साथ साथ डी से सी को और बी से ई को भी हमने मिलाया। तो ये जो दो बातें हमने लिखी हैं या जो हमने रचना की है वो हम लिख देते हैं रचना में। त्रिभुज एबीसी में बी व सी डी को मिला, बी से ई को मिला, सी से डी को मिला, और ई एफ और डी जी हमने दो लंब खींचे। उत्पत्ति के लिए हमारे पास ये त्रिभुज गिवन है, ये हमने सब काम किया है। उत्पत्ति करने के लिए हम सबसे पहले दो त्रिभुजों को देखते हैं। मैंने ये अभी रफ कर दिया वहां से। आप इसमें दो त्रिभुज देखें, चूंकि डी रेखा थी वो समांतर है बीसी के, ये वाली जो भुजा है वो बीसी के समांतर है। अगर ये बीसी के समांतर है तो इनके बीच अगर मैं देखूं त्रिभुज डी सीई या सीई डी, ये जो त्रिभुज है वो उसका आधार मैं मान सकता हूँ डी है। और इसी प्रकार एक त्रिभुज देखूं बी डी ई, वो भी डी पर बना है। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के लिए और इस त्रिभुज के लिए आधार सेम है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। उस थ्योरम से हमने लिखा है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ते थे और मैंने भी आपको पहले समझाई है। तो ये लिख देते हैं हम, त्रिभुज बी डी सी डी एक ही आधार डी पर बने हैं, समांतर रेखा डी और बीसी के मध्य स्थित है। ये बी नहीं है। अतः अगर ये दो समांतर रेखाओं के और एक ही आधार पर बने हैं तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात बी डी का क्षेत्रफल सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। इसके बाद अब हम पुनः वो लाइन जो मैंने मिटाई थी आपको बनाए रखनी है, बस हमने यहां पर आपको समझाने के लिए उन्हें हटा दिया गया था। अब देखते हैं, अब हम केवल इन दो त्रिभुजों की इन दो लाइनों को देखते हुए बात करें। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी ई डी, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के लिए, इस त्रिभुज के लिए लंब हमारे पास है ई एफ, और अगर बी डी ई के लिए बात करें तो इसके लिए भी लंबवत ऊंचाई जो होगी ई एफ ही होगी, जो कि मैंने आपको पहले ऊपर समझाया है कि ऊंचाई बाहर भी हो सकती है। तो इन दोनों त्रिभुजों के हम क्षेत्रफल लिखें और उनका अनुपात निकालें। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल,
त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बीडीई का क्षेत्रफल, अगर एडीई का क्षेत्रफल देखें 1/2 आधार, अर्थात यहां पर आधार एडी है अभी, क्योंकि ए डी के लिए बात कर रहे हैं इस त्रिभुज के लिए, तो एडी इंटू ई एफ। इसी प्रकार 1/2 बी डी, इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो आधार होगा बी डी, और ऊंचाई जो लेंगे ई एफ लेंगे, ई एफ। आप देख पा रहे हैं ई एफ से ई एफ कैंसिल है, 1/2 से 1/2 कैंसिल है। नेक्स्ट लाइन बचेगी एडी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी का क्षेत्रफल और बराबर एडी अपॉन बी डी। अब बी डी का जो क्षेत्रफल था, आप समीकरण 1 से देख पा रहे हैं, जो बी डी का क्षेत्रफल है वो सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां बी डी के स्थान पर हम सी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में समीकरण 1 से वहां पर हमने लिखा सी डी का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब पुनः से, अभी हमने पहले ये ग्रीन वाली लाइनों में जो त्रिभुज बने हुए थे वो लिए थे, अभी हम ग्रीन लाइन को हटा देते हैं। इसी प्रकार पुनः ए डी ई में और डी ई सी डी ई या डी ई सी बोले, इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्षेत्रफल अगर लिखें, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आधार जो होगा ए ई होगा और ऊंचाई डी जी होगी, और डी ई सी या सी डी ई बोले, सी डी ई के लिए जो आधार होगा ई सी होगा और ऊंचाई डी जी होगी। ये हुआ। अगर आप डी जी से डी जी कैंसिल करें, हाफ से हाफ, तो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो होगी ए डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई अपॉन ई सी। आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 से ये वाला जो पार्ट है इसका और यहाँ ये पार्ट दोनों इक्वल हैं। यहाँ भी एडीई का क्षेत्रफल था, सीडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को बराबर रखा जाए तो एडी अपॉन बीडी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। हमें प्रूफ करना था कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर तीसरी कोई रेखा खींची जाए जो पहली दो भुजाओं को या अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपात में होती हैं, अर्थात एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी।